Hello my dear students, I hope you all are fit and fine. So today students, this is the second video of our first chapter of civics book and the name of the chapter is the Indian Constitution. तो बेटे इस चैप्टर में हमने अब तक ये रीड किया है कि क्यों हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बहुत सारे लक्ष्य हैं जो हमें प्रोटेक्ट करता है बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस में। फर्दर हमने रीड किया था कि किस तरह से नेपाल जो है वो जब पहले मोनार्की रूल को फॉलो करते थे, लेकिन बाद में लोगों ने आंदोलन चलाया जिससे कि वो अपनी कंट्री में डेमोक्रेटिक रूल ला सके, मतलब कि लोकतंत्र को ला सके। तो उसकी वजह से क्या हुआ बेटे, जो नेपाल के लोग हैं उनको नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा, क्योंकि जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था वो किन आदर्शों पे था, जो राजा के लिए बेनिफिशियल थे। लेकिन अब उनको नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा क्योंकि उनको लोगों के बेनिफिट के लिए रूल्स बनाने थे। आगे बेटा हमने इसमें ये भी रीड किया था कि किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलग अलग कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है। जैसे जो हमारे लीडर्स हैं जिनको हम चुनते हैं वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ ना कर पाएँ, इसके लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ हमें बचाव के लिए राइट्स दिए हैं। तो बेटे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 8 से। सो लेट अस स्टार्ट। Another important function that a constitution plays in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people और ग्रुप्स। तो बेटे जो हमारे डेमोक्रेसी में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये भी होता है कि जो ताकतवर जो ग्रुप्स होते हैं या कोई वो अपना किसी कम ताकतवर ग्रुप पर या लोगों के विरोध अपनी ताकत का उपयोग ना कर सकें। अब जैसे ताकतवर आप कास्ट के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं, हायर कास्ट और लोअर कास्ट। ताकतवर आप हेल्थ के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं और ताकतवर आप रिचनेस के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं। तो जो ज़्यादा ताकतवर लोग हैं वो कम ताकतवर लोगों पर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना कर सकें। द स्टोरी बोर्ड बिलो डेमोन्स्ट्रेट्स वन सच सिचुएशन इन द क्लासरूम। तो बेटे यहाँ पे जो हमें स्टोरी शो की गई है उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से जो ज़्यादा ताकतवर होते हैं या जो लोग ज़्यादा संख्या में होते हैं वो कम संख्या के लोगों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। सो यहाँ पे बेटे फर्स्ट पिक्चर में बताया गया है द गेम्स पीरियड इज़ अबाउट टू बिगिन एंड जो गेम का पीरियड है वो शुरू होने वाला था। तो आज बॉयज़ बोल रहे थे कि हम क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन लड़कियां कह रही थी कि नहीं आज तो हम बास्केटबॉल खेलेंगे, हम तो डेली क्रिकेट खेलते हैं तुम्हारी वजह से, तो आज हमें बास्केटबॉल खेलना है। सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं द टीचर डिसाइड्स टू सेटल द प्रॉब्लम विद अ शो ऑफ हैंड्स। तो अब क्या हुआ, जो टीचर थी उन्होंने इसका एक हल ढूंढने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए बोला। तो हाथ उठा के बोलने के लिए जो बॉयज़ थे वो ज़्यादा अमाउंट में थे, ज़्यादा नंबर में थे, तो उनकी ज़्यादा वोट्स आई, और जो गर्ल्स थी वो कम संख्या में थी। तो इस वजह से उनको लास्टली क्रिकेट खेलने के लिए ही बोला गया। तो अब क्या है, दोनों लड़कियां जो हैं वो आपस में बात कर रही हैं। थर्ड पिक्चर में वी ऑलवेज हैव टू डू व्हाट द बॉयज़ वांट बिकॉज दे आर इन अ मेजॉरिटी। तो वो कह रहे हैं कि हमें हमेशा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं, क्योंकि उनकी संख्या जो है वो क्लास में ज़्यादा है। मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वे टू मेक डिसीजंस सो दैट आवर विशेज़ आर ऑल्सो हर्ड। तो यहाँ पे दूसरी लड़की का ये सजेशन है कि मैम को निर्णय लेने के लिए कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा पर भी ध्यान दिया जा सके। अब ऐसे तो बेटे डेली जो है वो बॉयज़ उतनी संख्या में रहेंगे तो उनकी हमेशा बात मानी जाएगी और गर्ल्स की नहीं मानी जाएगी। तो ऐसा ही इफ़ेक्ट जो मेजॉरिटी में होते हैं या ज़्यादा नंबर में होते हैं उन लोगों का इफ़ेक्ट होता है जो लोग या जिस कम्युनिटी के लोग कम नंबर में होते हैं। सो इसी के बारे में बेटे हम नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। Such unhealthy situations can occur in democratic societies too, where a majority can continuously enforce decisions that exclude minorities and go against their interest. तो ऐसे हालात बेटे हमारे समाज में भी हो सकते हैं जहाँ पर जो लोग ज़्यादा नंबर में हैं, जो बहुमत वाले लोग हैं, तो ऐसा वो कोई निर्णय लागू करें जिसमें कि जो माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनकी रजामंदी नहीं होती और उनका नुकसान होता है। तो जो लोग ज़्यादा नंबर में होते हैं बेटे उनको मेजॉरिटी बोला जाता है और जो लोग कम संख्या में होते हैं उनको माइनॉरिटी बोला जाता है।
As the above storyboard illustrates, every society is prone to this tyranny of the majority. तो जैसा बेटे स्टोरी बोर्ड में दिखाया गया है, हमारी सोसाइटी का ही एक भाग है कि जितने भी अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं या अलग अलग स्टेजेस हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें इस उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। ये जो टायरनी का मतलब क्या है बेटे, कि ये जो दबाव बनता है मेजॉरिटी का माइनॉरिटी पे, इसका सामना करना पड़ता है। सो next line is, the constitution usually contains rules that ensure that the minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority. तो यहाँ पे बेटे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, तो संविधान का एक अहम काम ये है कि वो ऐसे टायरनी पे, ऐसे दबदबे पे रोक लगाए जिससे कि जो माइनॉरिटी में लोग हैं उनको बचाया जा सके। Another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny or domination by the majority of a minority. तो बेटे हमारे संविधान का ही ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है कि वो लोगों को हर संकट के समय में हमारे समाज में वो लोगों को, जो माइनॉरिटी में जो लोग हैं, उनको किसी भी ऐसी चीज़ से वंचित ना किया जा सके जो मेजॉरिटी के लोगों के पास हो, और ऐसे ही जो माइनॉरिटी में लोग हैं उन पर किसी भी तरह का कोई दबदबा ना बन सके। ये रोक लगाना किसका काम है, हमारे संविधान का। दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर। तो बेटे यहाँ पे हम इसको एक और टर्म से समझा सकते हैं, इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन और इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। तो इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन का मतलब क्या है, जब एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट करे, मतलब उस पर दबदबा बनाए। जब एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय पर हावी हो रहे हों, या उन पर दबाव बना रहे हों, या उन पर दबदबा बना रहे हों, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। लेकिन एक ही समुदाय के अंदर कुछ लोग दूसरे लोगों पर दबाव बनाएं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा कम्युनिटी डिस्क्रिमिनेशन डोमिनेशन। ठीक है बेटे, जब एक ही कम्युनिटी में जैसे कुछ लोग रिच हैं, कुछ लोग पुअर हैं, तो उसी कम्युनिटी के जो रिच लोग हैं वो पुअर को सताने लगे, उन पर दबाव बनाने लगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। द थर्ड सिग्निफिकेंट रीज़न वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ। तो बेटे यहाँ पे तीसरा जो हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट वजह है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों है, तो वो क्या है कि हम अपने आप को अपने आप से ही बचा सकें। तो दिस में साउंड स्ट्रेंज, बट व्हाट इज़ मेंट बाय दिस, दैट वी माइट एट टाइम्स फील स्ट्रांगली about an issue that might go against our larger interest and the constitution helps us guard against this। तो अब ये क्या मतलब हुआ कि हम अपने आप को अपने आप से ही बचा सकें। तो बेटे ये तो सुनने में काफ़ी अजीब लग रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि कोई भी मुद्दा कई बार हम पर इतने हावी हो जाता है कि हम बहुत ही गलत तरीके से सोचने लग जाते हैं, और ऐसे जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पावर्स को या हमारे हितों को नुकसान पहुंचाता है। और इसी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसी भावनाओं से बचाने में सहायता होती है। ठीक है, संविधान जो है वो हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में हेल्प करता है। सो लुक एट द स्टोरी बोर्ड बिलो टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। तो ये बात समझने के लिए बेटे हम दोबारा से एक स्टोरी रीड करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो शबनम है, शी इज़ इन अ फिक्स, शी हैज़ अ डिसीजन टू मेक। तो शबनम जो है बेटे वो काफ़ी दुविधा में है कि वो क्या करे, क्योंकि वो तय नहीं कर पा रही है। क्या नहीं तय कर पा रही है, उसके 2 चैप्टर्स बचे हुए हैं, कल उसकी परीक्षा है और उसके लिए उसको 3 चैप्टर्स उसके बचे हुए हैं, 2 चैप्टर्स, और इसी वजह से सेम टाइम पे उसका जो टीवी प्रोग्राम है जो उसको सबसे ज़्यादा पसंद है वो आ गया। तो अब वो ये सोच रही है कि मैं अपना प्रोग्राम देखूं तो मेरा टेस्ट छूट जाएगा, टेस्ट की रिवीजन छूट जाएगी, अगर टेस्ट की रिवीजन करूं तो मेरा प्रोग्राम छूट जाएगा। तो वो क्या डिसीज़न ले, ये वो डिसाइड नहीं कर पा रही है। शबनम, वाई आर यू लुकिंग सो वरीड। तो उसकी मम्मी पूछती हैं, बेटा तुम इतने दुविधा में क्यों लग रहे हो, इतने परेशान क्यों लग रहे हो। तो तब वो ये बताती है कि पापा मम्मी देखिए, ये जो टीवी पे प्रोग्राम आया हुआ है मुझे ये देखना है, लेकिन कल मेरा टेस्ट भी है, तो अगर आप टीवी को बंद करेंगे तो मेरा भी मन नहीं करेगा। तो इस वजह से उसने अपने पेरेंट्स की हेल्प ली। ठीक है,
तो अगर टीवी बंद रहेगा तो किसी का भी मन नहीं करेगा टीवी देखने का, और वो आराम से पढ़ भी पाएगी। तो ऐसे उसने थर्ड ऑप्शन चुना, ना तो उसने प्रोग्राम को छोड़ा ना अपनी पढ़ाई छोड़ी। तो उसने क्या किया, थर्ड ऑप्शन लिया कि उसने अपने पेरेंट्स की हेल्प से, मतलब प्रोग्राम तो उसने छोड़ा अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि बेटे हमें अपने बेटरमेंट के लिए कई बार बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, जो हमारा मन करता है ऐसी चीज़ें हमें छोड़नी पड़ती हैं। लेकिन उसने बहुत अच्छा सोल्यूशन ये निकाला कि शायद अगर टीवी चलता रहता तो वो अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाती, तो इसीलिए उसने टीवी को ही बंद करवा दिया। तो नेक्स्ट डे टेस्ट देते टाइम दिखा रखा है कि वो ये सोच रही है कि कितना अच्छा हुआ कि मैंने टीवी नहीं देखा। बहुत सारे क्वेश्चन से उन लास्ट के 2 चैप्टर्स से। तो यहाँ पे बेटे क्या है कि कई बार हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या डिसीज़न लेना चाहिए। ऐसे ही एक और सिचुएशन के थ्रू हमें और अच्छे से इसको समझाया जाएगा। सो सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन helps to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on the larger principles that the country believes in। तो कई बार बेटे कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं कि हमारी ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत सारे ऐसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं जिसमें कि हम अपने आप को, जो हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, वो हमें उन सिद्धांतों को ठेस पहुंचाने से रोकता है, ठीक है, जिससे कि देश को हार्म हो। तो ऐसे ही प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए या ऐसे ही अपने देश के नियमों को हम गंभीरता से लें, उसके लिए हमारा जो संविधान है वो कुछ ऐसे निर्णय लेने से हमें रोकता है जो कि देश के लिए भी गलत हैं और हमारे लिए भी गलत हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ पॉसिबल दैट मैनी पीपल who live in a democracy might come to strongly feel that party politics has become so acrimonious that we need a strong dictator to set this right। तो कई बार क्या होता है बेटे कि जैसे हम अपने नेताओं से परेशान हो जाते हैं, उनसे दुखी हो जाते हैं, तो हम क्या सोचने लग जाते हैं कि जो लोग डेमोक्रेसी में ज़्यादातर जो लोग हैं वो गंभीरता से ये मानने लग जाते हैं कि ऐसी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये बहुत ख़राब हो चुकी हैं, तो इनको ठीक करने के लिए हमें तानाशाही को ही अपना कोई ऐसा व्यक्ति चुनना चाहिए जो अच्छे से रूल कर सके और हम उसी को अपना लीडर बनाए रखें। लेकिन बेटे अभी हमारी कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक रूल फॉलो कर रही है, लेकिन फिर क्या हो जाएगा, मोनार्की, मतलब तानाशाह बन जाएगा। तो कल का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है वो लीडर भी अच्छे से काम ना करे। तो इसलिए ऐसा जो फौजी शासन है या ऐसा जो तानाशाह शासन है उसको स्थापित हो जाना चाहिए, ऐसा हम सोच सकते हैं। लेकिन ऐसे भावनाओं में बहकर अक्सर लोग क्या करते हैं, इस बात को समझ में नहीं पाते हैं कि जब लंबा टाइम अगर हम उस चीज़ को सोचेंगे तो तानाशाही शासन जो है वो कहीं ना कहीं सभी लोगों के राइट्स को बर्बाद कर देगा। तो इस वजह से कई बार ऐसे गलत डिसीजंस हम ले लेते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें उनसे प्रोटेक्ट करता है ऐसे गलत डिसीजन लेने से। Swept by this emotion, they may not realize that in the long run, dictatorial rule goes against all their interests। तो बेटे यहाँ पे सेम यही बताया था कि किस तरह से अगर हम कोई गलत डिसीजन ले भी लेते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि लंबे समय तक उसका क्या रिजल्ट होगा। A good constitution does not allow these whims to change its basic structure। तो एक अच्छा संविधान होता है देश का, वो कभी भी उसकी जो बुनियादी संरचना है उसको इस तरह से खराब नहीं होने देता है। It does not allow for the easy overthrow of provisions that guarantee rights of citizens and protect their freedom। तो बेटे ये जो इस तरह के प्रावधान होते हैं, जो नए ये रूल्स या पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उनको कभी भी वो ख़राब नहीं होने देते हैं, उनको कभी भी चेंज नहीं होने देते हैं, जिससे कि जो नागरिक हैं उनके अधिकारों को ठेस पहुँचे और उनकी आज़ादी की रक्षा की जा सके। From the above discussion, you will understand that the Constitution plays a very important role in democratic societies। तो बेटे अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया उससे हमें ये तो पूरी तरह से समझ में आ गया कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, कितना वो किसी भी कंट्री के लिए ज़रूरी है। Now let us try and understand the ways in which the above points get translated into certain ideals and rules by studying some key features of the Indian Constitution। तो बेटे आइए अब हम नेक्स्ट
टॉपिक में ये रीड करते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसके कुछ मुख्य ऐसे आदर्श हैं, कुछ मुख्य ऐसे नियम हैं उनको हम जानेंगे और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से आइडल्स या कौन से नियमों का रूप जो है वो किस प्रकार बनाते हैं। तो ये हम बेटे अपने आगे वाले टॉपिक्स में रीड करेंगे। सो आई होप बेटे आज के टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। सो till then take care and have a nice day.